हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है सौदे की शादी पार्ट 6। ईशानी ने सभी मेहमानों को पूजा की खीर दे दी थी और सारे लोग उस खीर को खाकर गायत्री जी से ईशानी की तारीफ कर रहे होते थे, क्योंकि खीर ईशानी ने बनाई थी। सभी मेहमानों के मुंह से अपनी बहू की तारीफ सुनकर गायत्री काफी ज्यादा खुश थी और उन्होंने ईशानी को सबसे अपनी बहू के रूप में इंट्रोड्यूस कराने में किसी तरह की कोई शर्म महसूस नहीं हो रही थी। पूजा पूरी होने के बाद प्रसाद लेने के बाद कुछ मेहमान जाने भी लगे थे। तभी गायत्री ईशानी को देख बोली, ईशानी, क्या दर्शन अभी भी अपने कमरे से बाहर नहीं आए? अपनी सास की बात सुनकर ईशानी धीमी और शांत आवाज में ना कहते हुए सर हिला देती है। यह सुनकर गायत्री एक गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, यहाँ सारे मेहमान हमसे हमारे बेटे के बारे में पूछ रहे हैं और साथ ही यह भी पूछ रहे हैं कि बहू अकेली ही पूजा में क्यों बैठी। लेकिन दर्शन को किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसे बस इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। यह सोचकर वो उदास हो जाती है। तभी एक महिला उनके पास आकर कहती है, मिसेस गोयल, पूजा तो अच्छी रही, पर पूजा में तो नए शादीशुदा जोड़े को बिठाया जाता है ना। लेकिन यहाँ तो आपकी बहू अकेली बैठी थी। आपका बेटा कहाँ है? बोलकर वो इधर उधर देखने लगती है। उसे ऐसे देखते हुए गायत्री जवाब देती है, हमारे बेटे को पूजा पाठ जैसी चीजों में विश्वास नहीं है, इसलिए वह पूजा में शामिल नहीं हुए और उन्हें कोई जरूरी काम है, इसलिए वे अपने कमरे में ही मीटिंग कर रहे हैं। यह कहकर वह मुस्कुरा देती है। वह महिला ना कुछ बोलते हुए वहां से चली जाती है। तभी गायत्री की नजर सीढ़ियों से नीचे आ रहे दर्शन पर पड़ती है, जो अपने हाथ में कोई फाइल लेकर नीचे आ रहा था। साथ ही वह इस समय बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसे ऐसे देखते ही गायत्री उसके पास जाकर कहती है, दर्शन, कहाँ जा रहे हो आप? अपनी माँ की बात सुनकर दर्शन वहीं रुक जाता है और कहता है, मॉम, मैं कंपनी जा रहा हूँ, मुझे इस समय बहुत जरूरी काम है। यह सुनकर मिसेस गोयल कहती है, दर्शन, तुम्हें कंपनी जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन पहले प्रसाद तो खा लो, उसके बाद चले जाना। इतना कहकर वो दूर खड़ी ईशानी को आवाज लगाकर बोलती है, ईशानी, जाओ और दर्शन के लिए पूजा की खीर लेकर आओ। बोलते हुए उसे देखती है। अपनी सास की बात सुनकर ईशानी हाँ में सर हिलाकर किचन में चली जाती है और दर्शन के लिए भी पूजा की खीर लेकर आती है। यह देखकर गायत्री बोलती है, दर्शन, लो पूजा की खीर खाओ और यहाँ जहाँ जाना है चले जाओ। कहते हुए वे बची हुई मेहमानों की ओर देखने लगती है, जो अभी भी वहां मौजूद थे। यह देखकर वह वहां से उन मेहमानों के पास चली जाती है। दर्शन, जो अपनी माँ की बात सुनकर खीर खाने के लिए तैयार हो जाता है, जैसे ही ईशानी के हाथों से खीर की कटोरी लेने वाला होता है, वैसे ही उसकी नजर ईशानी के हाथों में पहने कंगन पर पड़ती है और उन कंगनों को देखकर उसकी आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और वह अपने सामने खड़ी ईशानी को घूरने लगता है, जो थोड़ी डरी हुई होती है। उसे देखकर उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह गुस्से में ही खीर की कटोरी वहीं फेंक कर जोर से ईशानी के गालों पर एक थप्पड़ मार देता है, जिसकी आवाज से हॉल गूंज उठता है और सारे लोग बस वहीं देखने लगते हैं।
ईशानी अपने गाल पर हाथ रखकर नीचे जमीन की तरफ देख रही होती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। उसे यह समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कर दिया जो दर्शन ने सबके सामने उसे इस तरह मार दिया। सभी मेहमान भी यह नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। वह गायत्री को यकीन नहीं हो रहा था कि उनका बेटा सबके सामने ईशानी पर हाथ उठा सकता है। ईशानी कुछ समझ पाती या कुछ कह पाती, उससे पहले ही दर्शन जोर से चिल्लाकर कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिया के कंगन और उसके कपड़े पहनने की। यह कहते हुए वह गुस्से में ईशानी के हाथ से कंगन निकाल लेता है, जिससे उसकी जोर से चीख निकल जाती है। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही दर्शन गुस्से में आकर उसकी साड़ी का पल्लू जोर से खींच लेता है, जिससे वह 3-4 चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है और उसके तन से साड़ी हट चुकी होती है। यह देखकर सभी लोग अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं और सब स्तब्ध होकर उसे देखने लगते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि दर्शन जैसा इतना बड़ा बिजनेसमैन ऐसा भी कर सकता है, वह भी इतने लोगों के बीच। ईशानी जो वहां सबकी नजरों को खुद पर महसूस कर रही होती है और अपने तन को देखती है, वह भी इतने सारे लोगों के सामने उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं। वह जल्दी से अपने पैरों को मोड़कर अपने घुटनों को सटा लेती है खुद से। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। तभी दर्शन गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुझे कितनी बार कहा है अपनी औकात में रहे, पर तूने तो कसम खाई है मेरी कोई भी बात न मानने की, और ऊपर से तेरी हिम्मत कैसे हुई इन कंगनों और साड़ी को पहनने की। कहते हुए वह ईशानी की ओर बढ़ता है उसका ब्लाउज निकालने के लिए। तभी उसके गालों पर एक जोर का थप्पड़ पड़ता है, जिसकी आवाज से एक बार फिर पूरा हॉल गूंज उठता है। यह थप्पड़ गायत्री ने अपने बेटे को मारा था। वह गुस्से और नफरत भरी नजरों से दर्शन को देखते हुए बोली, हमें आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी दर्शन। यह कहकर वह जमीन पर खुद को समेटकर बैठी रोती हुई ईशानी को देखती है, जिसने अपना चेहरा अपने ही घुटनों में छुपा रखा था। उसे इस हालत में देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो वहीं जमीन पर उसके पास बैठकर अपने पल्लू से उसे ढक लेती है। उन्हें अपने पास पाकर ईशानी जल्दी से उनके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे इस तरह रोता देख गायत्री गुस्से में दर्शन से बोली, आपने ऐसा क्यों किया दर्शन? क्या आप यह भी भूल गए कि यह आपका कमरा नहीं बल्कि मेहमानों से भरा हॉल है, जहां इतने सारे लोगों के सामने आपने ही अपनी ही पत्नी का मजाक बना दिया। यह कहते हुए वह अपने आंसू भरी नजरों से घूर कर उसे देखती है। तभी एक मेड एक चादर लाकर ईशानी के ऊपर डाल देती है। दर्शन अपनी माँ को देखते हुए बोला, माँ, मैंने इसे ऐसे ही नहीं मारा, बल्कि सारी गलती इस लड़की की है। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे कमरे में जाकर मेरी प्रिया के कपड़े और गहने पहनने की। पूछो इस लड़की से, इसने ऐसा क्यों किया। अपने बेटे की बात सुनकर गायत्री बोली, इन्होंने आपकी पत्नी के कपड़े और गहने नहीं पहने हैं दर्शन, बल्कि इन्होंने वे कपड़े और गहने पहने हैं जिन्हें हमने इन्हें पहनने के लिए कहा था। और आपकी प्रिया के कपड़े और गहने हमारे कमरे में हैं। हमने ठीक वैसे ही कपड़े और गहने अपनी बहू के लिए बनवाए हैं और इन्होंने वही पहने हैं, ना कि आपकी प्रिया के। यह कहते हुए वह सारे मेहमानों की ओर देखती है, जो उन्हें ही देखकर तरह तरह की बातें बना रहे होते हैं। यह देखकर वो कहती है, एक बार आपने हमसे पूछा तो होता
पर नहीं, आपने सबके सामने अपनी पत्नी को नहीं बल्कि हमें और हमारे संस्कारों को जलील किया है बेटा। इसकी सजा तो आपको मिलेगी ही। इतना कहकर वह उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। फ्लैशबैक ओवर। प्रेजेंट टाइम। ईशा रोते हुए यूहान के गले लगकर बोली, यूहान, मेरी मम्मा की शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई, बल्कि उनकी शादी तो जबरदस्ती कराई गई, वह भी मेरे कहने पर। अगर मैं उस समय डैडी और दादी से मम्मा को लाने के लिए नहीं कहती, तो उनकी शादी कभी भी डैडी से नहीं हुई होती और वह आज अपने प्यार के साथ खुश होती। यह मैंने क्या कर दिया यूहान? मैंने ही अपनी मम्मा की सारी खुशियां उनसे छीन दी। यह कहते हुए वह उसके गले लगकर और जोर से रोने लगी। फिर उसने आगे कहा, डैडी ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह मेरी मम्मा के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने न सिर्फ मम्मा पर कई बार हाथ उठाया, बल्कि उन्हें सबके सामने जलील तक किया। कोई कैसे ऐसा कर सकता है? अपनी ही पत्नी के साथ। यह कहकर वह उससे दूर हटकर उसे देखने लगती है और मैं पागल बस यही समझती रही कि मम्मा डैडी के साथ खुश है और उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मैं यही सोचती थी कि डैडी जैसा बर्ताव मेरे साथ करते हैं वैसा ही मम्मा के साथ भी करते होंगे, पर मुझे यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि डैडी ऐसे होंगे। मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि मम्मा हर समय डरी और सहमी क्यों रहती है। वह क्यों ज्यादा बात नहीं करती। वह मेरे साथ खुश होती है और मेरे न होने पर उदास हो जाती है। यह कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और फिर से रोने लगी। यूहान को उसे इस तरह रोते देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह उसे अपनी बाहों में भरकर बोला, नहीं ईशा, ऐसी मत रो। तुझे कैसे पता होता? उस समय तो तू भी छोटी ही थी ना, तो तुझे कुछ भी कैसे पता होता? और सारी गलती तो अंकल की है। उन्होंने एक लड़की को शादी तो करके ले आए, पर उसे कभी अपनी पत्नी होने का अधिकार नहीं दे पाए, ना ही कभी उसके बारे में सोचा। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है ईशा, प्लीज तू रोना बंद कर। यह कहकर उसने उसके आंसू पोंछ दिए। फिर बोला, अभी तो हमने डायरी के कुछ ही पन्ने पढ़े हैं और अभी तो आधी डायरी बाकी है। चल फिर से इसे पढ़ते हैं, जिससे हमें पता तो चले कि माँ के साथ आगे क्या हुआ। उन्हें प्यार मिला या वह ऐसे ही इतने सालों तक रही। यह कहते हुए उसने आगे डायरी को देखा, जिसे देख ईशा भी अपने आंसू पोंछकर डायरी को देखकर उसे पढ़ने लगती है। फ्लैशबैक। रात का समय था। ईशानी अपनी बालकनी में बैठी अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी डायरी में लिख रही थी। मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ ईशान। मेरे सारे सपने टूट गए। मैंने जो भी सोचा था वह सब बिखर गया। अब मेरी शादी को 6 महीने हो गए हैं और दर्शन जी का बर्ताव मेरे लिए अभी भी नहीं बदला। वह अभी भी मुझे बिना किसी बात के सुना देते हैं, मुझ पर हाथ उठा लेते हैं, मुझे घर में काम करने वाले नौकरों के सामने भी बोलने से पीछे नहीं हटते। मैंने यह शादी मजबूरी में ही पर यह सोचकर की थी कि मुझे यहाँ पर प्यार मिलेगा, लेकिन मैं गलत थी ईशान। मेरे सारे सपने, सारे अरमान सब टूट गए। मेरी सास थोड़ी सख्त जरूर है, पर वह मेरे साथ कुछ भी गलत या बुरा नहीं करती। वह हर बात मेरे भले के लिए कहती है, पर मेरे पति नहीं। वह तो मुझे एक नौकर से भी गिरी हुई समझते हैं। उनके लिए मैं बस उनकी एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं हूँ, जिसे उन्होंने खरीद कर लाए हैं। सच बोलूं ईशान, तो अब ऐसा लगता है कि मैं खुद को खत्म कर लूं और इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा पा लूं।
मगर जब भी मैं ऐसा करने की सोचती हूँ, मेरी आंखों के सामने नन्ही सी ईशा का चेहरा आ जाता है। उसे याद कर मैं अपना फैसला बदल लेती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी तरह थी जब मुझे मेरे मम्मी पापा छोड़कर चले गए थे, और फिर मुझे कभी भी किसी का प्यार नहीं मिला। मेरे चाचा चाची ने मुझे बहुत ही मारा पीटा और सारा दिन काम करवाते, मगर खाने को कुछ नहीं देते। लिखते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह आगे लिखती रही, मुझसे अब और नहीं जिया जाता। मुझसे सच में अब और नहीं जिया जाता ईशान। मेरा दम घुटता है इस घर में, इस रिश्ते में। मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं होता। मैं यहाँ तिल तिल कर मर रही हूँ, पर मेरी बदकिस्मती तो देखो, मेरे पास ऐसा कोई भी नहीं है जिससे मैं अपने मन की बात कह सकूं, जो मेरा दर्द समझ सके। मैं हर बार बस ईशा को याद कर रुक जाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस मासूम बच्ची की जिंदगी भी मेरी तरह हो, जो मुझे अपनी माँ समझती है। मुझे नहीं पता ईशान कि मैं कभी भी एक अच्छी माँ बन पाऊंगी या नहीं, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी ताकि मैं ईशा की माँ बन सकूं और उसे वो प्यार दे सकूं जिसकी वो हकदार है। लिखते हुए उसकी आंखों से बस आंसू मोती की तरह गिर रहे थे। उन्हें साफ कर उसने अपनी डायरी बंद कर दी और उसे अपनी अलमारी में रख दिया। फिर जाकर वह बेड पर सो रही ईशा को गले लगाकर सोने की कोशिश करने लगी। दूसरी तरफ रात के करीब 1 बजे दर्शन शराब पीकर घर लौटता है। उसकी आंखों में इस समय गुस्सा साफ झलक रहा था। वह खुद से ही बड़बड़ाया, उस लड़की ने मेरा जीना हराम कर दिया है। उसकी वजह से मेरी मॉम मुझसे पिछले इतने महीनों से बात नहीं कर रही है। यहाँ तक कि वह मेरी शक्ल तक नहीं देख रही है, सिर्फ और सिर्फ उस 2 कौड़ी की लड़की के कारण। आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत शौक है ना उस लड़की को मेरी पत्नी बनने का। आज मैं दिखाऊंगा कि पत्नी बनना किसे कहते हैं। बड़बड़ाते हुए वह ईशा के कमरे की तरफ बढ़ गया और दर्शन की नीयत से अनजान ईशानी ईशा को गले लगाकर सो रही थी। ईशानी अपनी बेटी को हक कर आराम से सो रही होती है, तभी उनके कमरे का दरवाजा खुलता है। दर्शन शराब के नशे में चूर गुस्से से कमरे में आ जाता है और सोती हुई ईशा और ईशानी को देखता है। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है। वह उन दोनों को देखते हुए बोलता है, तुम दोनों ने ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, और एक ने मेरी पत्नी प्रिया को मुझसे छीन लिया तो दूसरी ने मुझसे मेरी खुशियां छीन ली। आज इसकी वजह से ही मेरी मॉम मुझसे इतने महीनों से नाराज है। उन्हें मुझसे बात तक नहीं की, ना मेरी शक्ल देख रही है। सब इसके कारण। गुस्से में वह ईशानी को घूरता है, जो सोते समय बेहद मासूम और खूबसूरत लग रही होती है। दर्शन की नजरें उसके चेहरे से नीचे जाती है। साड़ी पहनने के कारण ईशानी की खुली हुई पतली और गोरी कमर दिख रही होती है, जिसे देखकर दर्शन कुछ देर तक उसे घूरता रहता है। उसे अपने अंदर एक बेचैनी महसूस होने लगती है। उसके गले में सूखापन सा लगने लगता है। फिर उसकी नजरें ईशानी के पतले और नर्म होठों पर टिक जाती है। उन्हें देखकर वह खुद को रोक नहीं पाता और धीरे धीरे उसके करीब झुकने लगता है। जैसे ही वह ईशानी के होठों को किस करने ही वाला होता है, ठीक उसी समय ईशानी की आंख खुल जाती है। दर्शन को इतने करीब देखकर वो डर जाती है और घबराहट में जोर से उसे पीछे धक्का दे देती है। धक्का लगने के कारण दर्शन खुद को संभाल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है। गिरने से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे धक्का दिया। यह सुनकर ईशानी बुरी तरह से डर जाती है। उसके माथे से पसीना निकलने लगता है।
वह अपने बगल में सो रही ईशा को देखती है, जो बड़े आराम से सो रही होती है। ईशा को देखकर डरते हुए वह कांपती आवाज में दर्शन से कहती है, सर, आप ये क्या कर रहे हो? ईशा ने डर से कांपते हुए बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? पर दर्शन उसकी बातों को नजरअंदाज कर अपनी जगह से खड़ा होकर उसे देखता है और उसे बोलता है, मॉम चाहती है ना कि मैं तुझे अपना बना लूं, तुझे पत्नी होने का हक दूं, तो ठीक है, आज मैं तेरी इस इच्छा को भी पूरी कर देता हूँ। इतना कहकर वह ईशानी की तरफ बढ़ जाता है। उसकी बात सुनकर ईशानी पहले से भी ज्यादा डर जाती है और जैसे ही वह बिस्तर से उतरकर भागने की कोशिश करती है, वैसे ही दर्शन उसकी बाजुओं को कसकर पकड़ लेता है। वह ठहाका लगाते हुए कहता है, क्या हुआ? तुझे डर लग रहा है? पर यही तो तू चाहती थी, और जब मैं तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ तो तू डर क्यों रही है? इतना कहकर वह उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लेता है। ईशानी रोते हुए गिड़गिड़ाने लगती है, सर, हमें छोड़ दीजिए, हमारे साथ ऐसा मत करिए। अभी आप होश में नहीं हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अगर आप होश में होते तो हमारा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। प्लीज हमें छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। ईशानी को यूं रोते हुए देखकर दर्शन जोर से हंसता है और व्यंग्यपूर्ण लहजे में कहता है, होश में? हाँ, सही कहा तूने लड़की, होश में तो मैं अब आया हूँ। पहले तो मैं बेहोश ही था, तभी तो तूने मेरा फायदा उठाया। तूने मेरी मॉम को मुझसे दूर कर दिया, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। इतना कहते ही वह जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। ईशानी खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। इसी की चेतावनी में उनकी आवाज सुनकर ईशा जाग जाती है। वह अपनी आंखें मलते हुए उन दोनों को देखती है और मासूमियत से पूछती है, मम्मा डैडी, आप दोनों ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? जैसे ही ईशा की आवाज दर्शन के कानों में पड़ती है, वह एक झटके से ईशानी को छोड़ देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके जाते ही ईशानी नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे इस तरह रोता देख ईशा फौरन उसके पास आकर पूछती है, मम्मा, क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? क्या डैडी ने आपको डांटा या उन्होंने आपको मारा जिस वजह से आप रो रही हो? इतना कहकर वह अपनी छोटी छोटी उंगलियों से ईशानी के आंसू पोंछने लगती है। ईशा की बात सुनकर ईशानी उसे कसकर गले लगा लेती है और भी ज्यादा जोर से रोने लगती है। ईशा को समझ नहीं आता कि उसकी मम्मा क्यों रो रही है। दूसरी तरफ एक स्टूडियो में ईशान एक गाने की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। गाने की हर लाइन के साथ उसकी आंखों के सामने बस एक ही चेहरा आ रहा होता है, ईशानी का। उसे याद करके उसकी आवाज में ऐसी तड़प भर जाती है कि गाने के बोल और भी ज्यादा दर्द भरे और भावुक हो जाते हैं। उसके गाने की भावनाएं इतनी प्रबल होती है कि स्टूडियो में बैठे लोगों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। आखिर क्या करने वाला है दर्शन आगे ईशानी के साथ? क्या लेगी ईशानी और ईशान की ये कहानी कोई नया मोड़? देखिए कहानी के अगले भाग में। कहानी का ये भाग कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।